हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। और इस सेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे सारे हम लोग क्लियर करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ, मैटर वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है, वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है। अगेन मैंने जो आप लोगों को पहले बता चुका है, जो भी वस्तु जो आप आंखों से देख सकते हो उसका एक वॉल्यूम हो, उसका एक आयतन हो और उसका एक भार हो, वो पदार्थ कहलाता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे रिपीट किया। वो सब कुछ जो स्थान रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि उससे संघनन भी कहते हैं। आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि संघनन जैसी अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन वे सामान्य परिस्थितियों में कम पाई जाती हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था सामान्य स्थिति में दोस्तों हम लोगों को बहुत ही कम मिलता है, या तो फिर वो नेग्लिजिबल होता है, वो मिलता ही नहीं है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तब मिलता है जब बहुत ही कम टेम्परेचर में पाते हैं, तब उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे एक वो पदार्थ की अवस्था मिलती है। और प्लाज्मा अवस्था तब हमें मिलता है जब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि यू कैन से दैट सूर्य का जो टेम्परेचर है, यानी कि सूर्य का जो एक्चुअल में वो सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। यानी कि इतना हाई टेम्परेचर पे जब होगा तब प्लाज्मा अवस्था में मिलता है। हाँ, ये जो ट्यूब लाइट जो हमारा जो जलता है, जो ट्यूब लाइट होता है, उसके अंदर भी प्लाज्मा अवस्था होता है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। ठोस अवस्था, ठोस यानी कि सॉलिड। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। इसके अणु मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पदार्थों के अणु अपनी जगह पर कंपन करते हैं, लेकिन वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए बर्फ, पत्थर, लकड़ी, धातुएं। जो भी ठोस अवस्था के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं और परमाणु एटम्स होते हैं, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऐसे ही मूव नहीं करते। यानी कि वो अंदर जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में जो समझाया है कि मॉलिक्यूल्स अपने एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठोस की अवस्था में वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम बर्फ देखते हैं तो बर्फ जहां पे भी हम उसको रखेंगे वो वहीं पे रहेगा, और लकड़ी को अगर कहीं पे भी अगर वो होता है तो वो वहीं पे रहता है, वो अपने से इधर उधर मूव नहीं करता है। और दूसरी धातुएं जो भी होंगी वो बर्फ में मतलब कि ठोस अवस्था में वो इधर उधर मूव नहीं करती हैं। द्रव, लिक्विड अवस्था दूसरी अवस्था है दोस्तों। द्रव पदार्थों का निश्चित आयतन होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसका आकार निश्चित नहीं होता क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी भी द्रव पदार्थ को किसी भी जो भी बर्तन में हम रखते हैं, यानी कि अगर उसको ग्लास में रखे तो ग्लास के आकार का ले लेगा, अगर जग में रखे तो जग के आकार का ले लेगा, और अगर हम उसको किसी बड़े बर्तन में रखे, यानी कि उसको किसी टब में रखे, भगोना में रखे, कुछ भी अगर बड़े आकार में रखे तो वो उसका आकार ले लेगा, ना कि गिलास के आकार का उसमें दिखेगा। यानी कि उसका एक निश्चित आकार नहीं होता। वे जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। जिस बर्तन में हम उसको डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा, ना कि वो अपने आकार में रहेगा। अगर हम बर्फ को या फिर पत्थर को किसी बर्तन में रखेंगे तो वो पत्थर ही के आकार का होगा, ना कि उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई द्रव यानी कि दूध रखें या फिर शहद रखें या फिर कोई भी तरल पदार्थ रखे, तो अगर हम उस बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन के आकार का ले लेता है। लेकिन अगर वो बर्फ रखे या फिर कोई ठोस पदार्थ रखे तो वो अपनी अवस्था में ही रहता है, लेकिन वो अपना आकार चेंज नहीं करता। लेकिन द्रव की अवस्था में वो अपना आकार चेंज कर लेता है। यानी कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, नहीं निश्चित नहीं होता। उसको जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसका आकार ले लेते हैं। इसके अणु ठोस पदार्थों की तुलना में दूर दूर होते हैं और अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। द्रव पदार्थों के अणु एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, लेकिन वे बह सकते हैं। उदाहरण के लिए फिसल सकते हैं, बह सकते हैं, लेकिन वो अपने से मतलब कि आकार को चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको सोचें कि नहीं वो ठोस की तरह एक आकार में हम जिस बर्तन में रखे हुए उस बर्तन में भी रहे, उससे बाहर जब निकालें तो वो तब भी वो उसी आकार में रहे जिस बर्तन में हमने जब उसको रखा था, उस जिस आकार में। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, उसका आकार चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी, दूध, तेल, रस। अगर किसी भी लिक्विड पदार्थ
रस हमारा क्या हो गया दोस्तों, कोई भी लिक्विड जूस हो गया, जैसे कि आम का जूस, केले का जूस या फिर गन्ने का जूस, कोई भी जूस हो गया, वो हमारा तरल पदार्थ होता है। वो भी अगर हम ग्लास में रख करके पीते हैं तो उस ग्लास के आकार का दिखता है मुझे, और अगर हम किसी बड़े बर्तन में रख करके पीते हैं तो उस बड़े बर्तन का आकार ले लेता है। उसी तरह दूध और तेल और पानी के बारे में हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है पदार्थ की अवस्थाओं में, जो कि हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है गैस अवस्था। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। गैसों का ना निश्चित आकार यानी कि उसका कोई शेप भी नहीं होता और उसका कोई आयतन भी नहीं होता, यानी कि जो जैसे कि द्रव का एक आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन यानी कि जिस बर्तन में हम रखते हैं, यानी कि अगर वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो अगर वो 1 लीटर वाले सिलेंडर में जब उसको हम रखते हैं तो वो पूरे के पूरे 1 लीटर वाले में हो जाए। अगर हम उसको किसी बड़े सिलेंडर में रखें, यानी कि उसको 10 लीटर वाले सिलेंडर में रखें, तो उस बड़े मतलब कि उस बड़े सिलेंडर के आकार का हो जाएगा गैस। यानी कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में भरी जाती है वो उसका पूरा स्थान घेर लेती है, न कि नीचे से घेरती है। द्रव में क्या होता है, नीचे से घेरना स्टार्ट करता है, जितना तक के उसका पूरा आयतन हुआ उतने तक के रह करके वो सिमट जाता है। यानी कि उसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और अनियमित गति करते रहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसों में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेजी से गति करते हैं, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं। जो 3 प्रकार की गति हमने इसके पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, उन तीनों प्रकार की गति में सबसे ज्यादा मूव करते हैं गैस की अवस्था में। यानी गैसियस अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, अणु और परमाणु, वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे और इधर उधर भागते रहेंगे अपनी ही यानी कि मैटर में। इसके पदार्थ बहुत दूर दूर होते हैं और अनियमित गति करते रहते हैं। गैस के अणु हर दिशा में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। उदाहरण के लिए हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या है दोस्तों, ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था का उदाहरण क्या है दोस्तों, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे गैस के उदाहरण है दोस्तों, और मैंने ये कुछ इमेजेस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पिन किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि गैसियस अवस्था में क्या होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इतने दूर दूर होंगे, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। और लिक्विड अवस्था में इतने पास पास हो गए, यानी कि बहुत सारे थोड़ा सा डेंस दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड अवस्था में जाए, यानी कि ठोस अवस्था में जाए, तो उसका क्या होगा दोस्तों, ये इतने करीब करीब होंगे, यानी कि एक बाउंडेशन बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन बनेगा जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और द्रव में तोड़ना थोड़ा आसान होगा, और गैस में तो कैसे भी छोड़ दो वो टूट ही जाएगा, कि वो उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो टूटना चाहता है और इधर उधर मूव करना चाहता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड और ये लिक्विड और ये गैस का, वेपर यानी कि जो भी भाप बनते हैं वो गैस का उदाहरण हो जाएगा, और जो पानी और तरल पदार्थ होते हैं वो लिक्विड का उदाहरण हो जाएगा, और आइस यानी कि जब जम जाता है वही पानी, वो ठोस का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ठोस पदार्थों के गुणधर्म। अब ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब उसके गुणधर्म यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। निश्चित आकार और आयतन, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है किसका, ठोस का। ठोस का एक डेफिनिट आयतन और आकार होता है, और ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। आप उन्हें आसानी से दबाकर या खींचकर बदल नहीं सकते, यानी कि अगर हम उसको चाहें कि कंप्रेस कर ले या फिर उसको तन्यता के थ्रू उसको फैला करके बड़ा कर दे, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी कि जितना वो है वो उतना ही रहेगा अपनी अवस्था में। अगर उसको हम ज्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे या फिर उसको कुछ हम तोड़ने के ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो टूट तो जाएगा लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा, यानी कि वो 2 पार्ट में बदल जाएगा। लेकिन अगर वो चाहे कि हम पूरे के पूरे को हम थोड़ा सा लंबा कर दें और उसको चौड़ाई थोड़ी कम कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। असंपीडित इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठोस पदार्थों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनमें संपीड़ित होने की जगह नहीं होती। संपीड़ित होने की जगह यानी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उसको और करीब करने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके बाउंडेशन, जो मॉलिक्यूल्स के बाउंडेशन होते हैं, बाउंड होते हैं, वो एकदम करीब करीब से गुत्थे की तरह बने होते हैं। जैसे कि हमने इस इमेज में देखा, ये ठोस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इतने करीब करीब होते हैं कि उसमें आपस में जगह ही नहीं होता जिसको हम और ज्यादा करीब कर सकें। इसलिए
उसके गुणधर्म में ये इनकम्प्रेसिबिलिटी का शब्द आया है। इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते हम ठोस अवस्था में। उच्च घनत्व हाई डेंसिटी होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्य उच्च होता है क्योंकि उनके अणु एक छोटे से स्थान में बहुत अधिक मात्रा में भरे होते हैं। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि वही जो पहला पॉइंट है उसी को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा है। कैसे? अगर हम मॉलिक्यूल्स को जब बहुत ज्यादा करीब करीब रखे हुए तो वो ठोस का अवस्था है, और ठोस की अवस्था में जब उसको और कंप्रेस करना चाहे तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है तो उसको और करीब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा ठोस के। और कठोरता, रिजिडिटी, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और आसानी से मुड़ते या झुकते नहीं। कठोर होते हैं। अगर हम स्ट्रांग है, अगर कोई पर्सन देख लो दोस्तों, अगर हम किसी पर्सन का एग्जांपल लें, अगर वो बहुत ज्यादा सभ्य है और बहुत ज्यादा सफल है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे हैं और हर चीज से वो परिपूर्ण है, तो क्या उसको अगर हम कोई काम बोले, अगर उस पर हम ऑर्डर डालें तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझे क्यों ऑर्डर दोगे? मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, मैं तुमसे काम कराऊंगा, और मैं खुद क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। तो एक ईगो आ जाता है। उसी तरह ठोस का एक ईगो होता है कि वो उसको, जैसे कि हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, रिजिडिटी नहीं होता, उसको हम मोड़ना या फिर सिकोड़ना चाहे तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं हर चीज से परिपूर्ण हूं, मेरे मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब है, तो ऐसे इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल्स बहुत करीब है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो ये छोटा सा मतलब कि कहानी के थ्रू मैं बताने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और आसानी से मुड़ते या झुकते नहीं हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे कि हम द्रव को अगर हम गर्म करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करें तो उसमें बहुत हाई पावर लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोहे को पिघलाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर चाहिए होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस का। 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हम पानी को भाप बनाना चाहे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहे, तो हमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही काम हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ठोस को लिक्विड तरल अवस्था में बनाना चाहे, गैस नहीं, मैंने बोला तरल अवस्था में, तरल अवस्था में, यानी कि हम लोहे को अगर हम तरल अवस्था में बनाना चाहते हैं तो कितना हमें टेम्परेचर चाहिए दोस्तों? 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यानी कि उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी अवस्था को चेंज करने के लिए। यानी कि उसको कठोरता, रिजिडिटी बहुत अधिक होती है। बीच मजबूत आकर्षक बल होता है उसके, उनके बीच किनके बीच? उनके अणुओं के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। विशिष्ट संरचनाएं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उसका। एक सामान्य तौर पे अगर किसी ठोस का हम देखें तो अगर मान लो कि तलवार बना हुआ है तो उस तलवार का एक अपना शेप है, अपना एक आकार है। अगर हम बिस्किट का देखें तो बिस्किट में क्या, सोने का बिस्किट मैं बात कर रहा हूं, सोने के बिस्किट का उसका एक आकार बना हुआ है। अगर हम किसी ठोस अवस्था में अगर किसी लकड़ी को देखें तो उसका एक अपना शेप बना हुआ है, उसका अपना एक आकार बना हुआ है, और वो अपना आकार चेंज नहीं करता जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। अगर बाह्य बल लगा करके उसका जब तक हम शेप चेंज नहीं करेंगे तब तक वो उसका शेप चेंज होगा भी नहीं। तो उसका अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कई ठोस पदार्थ में एक विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसमें अणु और एक नियमित और दोहराव वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। कम विसरण, लो डिफ्यूजन। ठोस पदार्थों में विसरण की दर बहुत कम होती है क्योंकि उनके अणु अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, धातु, लकड़ी, बर्फ और बर्फीली अवस्था में पानी। बर्फीली अवस्था में पानी का मतलब हो गया दोस्तों जो कि फॉग होता है। जैसे कि पहाड़ी अवस्था में क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा वहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो हम पानी ऐसे फेंकते हैं और वो हवा में जाकर के जम जाता है। वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक ये छोटा सा पॉइंट लिखा है, व्हाट इज अ सॉलिड? अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड क्या है? एक मैटर का एक स्टेट है, यानी कि एक अवस्था है, और उसका शेप और वॉल्यूम यानी कि आकार और आयतन फिक्स्ड होता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। यानी कि पार्टिकल्स इतने करीब होते हैं कि वो फ्लो यानी कि बह तो नहीं सकते लेकिन वाइब्रेट, कंपन कर सकते हैं।
और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सॉलिड आर रिजिड, यानी कि उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो अपना एक स्टेबल होता है, उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो अपने आकार में स्थित रहेगा। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, उसको हम कंप्रेस्ड करना चाहे यानी कि उसको और सिकोड़ना चाहे तो वो आसानी से सिकुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो रिजिड है। आइए नेक्स्ट पॉइंट और आगे की ओर देखते हैं, द्रव के गुणधर्म। अब हमने ठोस का गुणधर्म के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया। मैंने दोस्तों जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है उसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको आसानी हो बाद में रिवीजन करने के लिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो द्रव के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स, यानी कि अगर हम बात करें ठोस के गुणधर्म के बारे में बात किया था हमने, अब इसके बारे में हम बात करते हैं द्रव के गुणधर्म के बारे में। अनिश्चित आकार, इनडेफिनिट शेप, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। इससे पहले मैंने जो बात किया था ठोस को समझाने के लिए, वही बात इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम किसी कंटेनर में कोई द्रव को रखते हैं तो उसी कंटेनर का आकार ले लेता है, न कि वो अपने आकार में फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड क्या रहता है दोस्तों, सिर्फ ठोस। ठोस को अगर हम जैसे कि एक पत्थर ले तो पत्थर वो अपने आकार में ही स्थित रहेगा, चाहे किसी भी बर्तन में रख लो, लेकिन द्रव की अवस्था में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो अपना शेप चेंज करते रहता है। वही यहाँ पे बात बोल रहा है। निश्चित आयतन, उसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि उसकी वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर बड़े बर्तन में भी रहेगा और छोटे बर्तन में भी वो 1 ही लीटर रहेगा, वो अपना वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। द्रवों का एक निश्चित आयतन होता है जिससे आसानी से बदली नहीं जा सकती। संपीडिता, कंप्रेसिबिलिटी, द्रवों को ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन गैसों की तुलना में कम। क्यों, क्योंकि अगर हम द्रव को कंप्रेस करें, उसको और कम जगह में रखना चाहे तो वो हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो रिजिड नहीं होता है, वो इरिजिड होता है। वो उसको मतलब कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठोस की तुलना में वो मतलब कि कंप्रेस हो जाता है और गैस से कम होगा। क्यों, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर पाए जाते हैं और उसको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। और द्रव की अवस्था में थोड़ा सा और मुश्किल होता है, लेकिन कठोर में एकदम नहीं होता। द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थों से कम और गैसों से अधिक होता है। प्रवाह, फ्लूइडिटी, द्रवों में बहने की क्षमता होती है क्योंकि उसके गुण एक दूसरे से ऊपर से फिसल सकते हैं। सयानता, विस्कोसिटी, सयानता द्रव के बहने की प्रतिरोध का माप है। कुछ द्रव जैसे शहद अधिक श्यान होते हैं, जबकि अन्य जैसे पानी कम श्यान होते हैं। यानी कि इसके गाढ़ापन के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि अगर हम शहद की बात करें तो शहद बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसमें पानी की बात करें तो पानी बहुत जल्दी फैल जाता है, उसको फैलने में टाइम नहीं लगता। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को कम से कम क्षेत्र में सिकोड़ने की प्रवृत्ति है। यह अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण होता है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, द्रव वाष्पीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा गैस में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, पानी, दूध, तेल और रस, वही जो कि द्रव की एक अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में क्या क्या पाई जाती है दोस्तों, पानी, दूध और तेल और रस, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लिक्विड्स के लिए भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में इमेज के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। यानी कि लिक्विड अपने शेप में नहीं रहता, अपने आकार में नहीं रहता, उसका आयतन तो निश्चित होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि आकार वो अपना चेंज करते रहता है। अगर हम छोटे बर्तन में रखें तो छोटे बर्तन का आकार रहेगा और बड़े बर्तन में रखें तो उसको बड़े बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन उसका सेम होगा दोनों तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड मूव फास्ट इनफ टू ओवरकम सम ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो ठोस की कंपैरिजन में अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ठोस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें गैस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ठोस से थोड़ा कम होते हैं।
द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये 3 के 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेकर के अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। आगे की ओर हम देखते हैं गैसीय अवस्था के गुणधर्म। हमने ठोस के गुणधर्म देखे और द्रव के गुणधर्म देखे, अब लास्ट हमारा बचता है गैसीय अवस्था के गुणधर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट्स। अनिश्चित आकार और आयतन, इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका आकार भी निश्चित नहीं होता ना आयतन निश्चित होता है। ठोस में क्या था, दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित था उसका, आयतन भी निश्चित था। द्रव में क्या था दोस्तों, उसके आकार तो अनिश्चित था लेकिन उसका आयतन निश्चित था, और इसमें दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन, वे जिस कंटेनर में भरी जाती है उसी का आकार ले लेता है और उसमें पूरा का पूरा भर जाता है, उसका आकार पूरा का पूरा ले लेगा, न कि आधे पे। जैसे कि द्रव को हम रखते हैं तो वो जितने आयतन में रहता है उतना ही आकार लेगा, लेकिन गैस के केस में अगर हम बात करें तो गैस पूरा का पूरा कंटेनर का शेप ले लेगा, न कि उसको आधा या फिर छोटे से पार्ट का। उच्च संपीड्यता, हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसों को आसानी से संपीड्य किया जा सकता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है, और क्योंकि उनके अणु आपस में बहुत दूर दूर से होते हैं और बहुत ज्यादा मूव करते रहते हैं, तो उसको आसानी से हम पास पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अणु के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं। कम घनत्व, लो डेंसिटी, गैसों का घनत्व ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत कम होता है क्योंकि उसके अणु दूर दूर होते हैं। प्रवाह, फ्लूइडिटी, गैसें आसानी से बह सकती हैं क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल कम क्यों होता है? क्योंकि वो उनके बीच के डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा यानी कि आकर्षण बल कम। और अगर हम वही बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में आकर्षण बल थोड़ा सा गैसों की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके बीच में आकर्षण बल होता है दोस्तों? तो ठोस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। और विसरण, डिफ्यूजन, गैसें आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं क्योंकि उनके अणु स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और उपलब्ध स्थान को भर लेते हैं। जब जाहिर सी बात है अगर जिस कमरे में जगह ज्यादा होगा उसमें अगर कोई मेहमान आए या फिर कोई भी पर्सन आए तो आसानी से आ जाएंगे। अगर उसी कमरे में 10 बाई 10 का हमारा कमरा मान लो, तो 10 बाई 10 के कमरे में अगर 10 लोग पहले से बैठे हुए हैं और हम चाहें कि 10 लोग को और बैठा ले, क्या जगह ऐसा संभव होगा? तो नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, हो सकता है कि आ भी ना पाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें 10 पर्सन है। उसी तरह इसमें होगा, अगर 10 बाई 10 के कमरे में एक बंदा है और उसमें 9 बंदे हमें और बाहर पड़े हुए मिल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसी में आकर के हम लोग सेटल हो जाए, तो हो सकते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि 10 बाई 10 में 10 लोग की कैपेसिटी है। जब कैपेसिटी 10 लोग की है और एक बंदा वहां पर है, 9 लोग आना चाहता है, तो जाहिर सी बात है आ सकता है। वही बात यहाँ पे गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में बहुत सारे गैस आपस में मिल करके मतलब कि मिल जाते हैं और बॉन्ड बना करके मतलब बहुत सारी गैसों को आपस में मिला लेते हैं। उच्च तापीय प्रसार, हाई थर्मल एक्सपेंशन, गैसों का तापमान बढ़ने पर उसका आयतन तेजी से बढ़ता है। कम श्यानता, लो वेलोसिटी, गैसों की श्यानता बहुत कम होती है जिसका अर्थ है कि वे आसानी से बहती है। उदाहरण के लिए हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का जो भी उदाहरण है वही यहाँ पे पिन कर दिया गया है, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बारे में भी मैंने थोड़ा 2-3 पॉइंट लिखा है दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हो। द गैसियस स्टेट, इन दिस स्टेट द पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम ऑल फोर्सेस दैट अट्रैक्ट देम टू ईच अदर, यानी कि उनमें आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं। ईच पार्टिकल इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से अच्छे खासे दूरी पे होते हैं और सेपरेटली मतलब एक दूसरे से दूरी बनाए रहते हैं। दिस रिजल्ट इज लो डेंसिटीज एंड द फैक्ट दैट गैसेस कंप्लीटली फिल द कंटेनर दैट होल्ड्स देम। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से याद कर लीजिएगा। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है
यह परिवर्तन तापमान और दबाव के बदलाव के कारण होता है। तापमान, अगर हम किसी भी अवस्था में किसी भी पदार्थ का अगर तापमान में हम चेंज करते हैं तो उसकी अवस्था भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, और अगर तापमान कम करते हैं तो फ्रीजिंग होकर के धीरे धीरे लिक्विड में आएगा, लिक्विड से फिर ठोस अवस्था में आ जाता है। ठोस में भी वही होगा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर गैसियस अवस्था में चला जाएगा। एक्सेप्शन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि लिक्विड में जाने से को स्किप करते हैं, डायरेक्ट गैसियस अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि कपूर, कपूर को अगर हम गर्म करें दोस्तों तो वो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाता है। तो ये जो मतलब कि पदार्थ का अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजेस को जो दर्शाता है वो पिघलना, जैसे मेल्टिंग। ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग कहलाता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। ठोस को अगर हम द्रव में बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेल्टिंग। और उबलना, बॉइलिंग, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, वो भाप क्या कहलाता है दोस्तों? वो बॉइलिंग कहलाता है। जमना, फ्रीजिंग, द्रव का ठोस में बदलना। अगर हम द्रव को ठोस में बदल रहे हैं यानी कि उसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? फ्रीजिंग। जमना, पानी का बर्फ बनना। संघनन, कंडेंसेशन, गैस का द्रव में बदलना। गैस का अगर हम द्रव में उल्टा, यानी कि द्रव का जो गैस में बदलाया वो क्या हो गया? वो बॉइलिंग हो गया, द्रव का गैस में बदलना। अब जो गैस का द्रव में बदलना होता है वो कंडेंसेशन, संघनन कहलाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कंडेंसेट है दोस्तों वही कंडेंसेशन है, संघनन। उदर्वपातन, उदर्वपातन क्या होता है दोस्तों? सब्लिमेशन, ठोस का सीधे गैस में बदलना, जैसे कपूर का जलना। ठोस का सीधे गैस में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही उदाहरण दे चुका था कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है वो उसके एक्सेप्शन में आता है, जैसे कि कपूर। कपूर को जब हम जलाएंगे दोस्तों तो वो मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर वो द्रव अवस्था में न जाकर के डायरेक्ट गैस में चला जाता है। ये एक्सेप्शन में आता है। चेंजेस ऑफ स्टेट्स, इसको आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसी को मैंने एक दूसरे इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि अगर हम सॉलिड से गैस में बदल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा। और अगर गैस से सॉलिड में आया तो सब्लिमेशन, और अगर लिक्विड से गैस में गया तो उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और अगर गैस से लिक्विड में आया तो इवेपोरेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड में गया तो क्या होगा दोस्तों? फ्रीजिंग। और अगर लिक्विड से सॉलिड में गया दोस्तों तो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी को आप बहुत अच्छे से याद करना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको याद नहीं करते तो हो सकता है आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहे सम्स क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।